अ, अनुसंधान की इस कक्षा में आज हम जानेंगे अनुसंधान के जो प्रकार हैं। गत कक्षा में हमने जान लिया था और समझ लिया था कि जो अनुसंधान के प्रकार हैं उन प्रकारों में से दो प्रकारों को हमने समझा था। एक परिणाम के आधार पर शोध और तर्क के आधार पर शोध। परिणाम के आधार पर हमने मौलिक अनुसंधान को जाना और व्यवहारिक अनुसंधान को जाना, और तर्क के आधार पर हमने निगमन और आगमन, इन दो शोध पद्धतियों को हमने जाना। आज की कक्षा में हम समझेंगे उद्देश्य के आधार पर जो शोध होता है, उस शोध के विषय में हम जानेंगे कि उद्देश्य के आधार पर शोध, जो रिसर्च है, वह किस प्रकार से होती है। तो जो उद्देश्य के आधार पर जो शोध होता है वह भी पांच प्रकार का होता है। जो यह शोध है यह भी पांच प्रकार का होता है। एक तो ये जो अनुसंधान होता है ये अ, वर्णनात्मक होता है। दूसरा कहना चाहिए सह संबंध अनुसंधान होता है। व्याख्यात्मक अनुसंधान होता है। समन्वेषी अनुसंधान होता है। और प्रायोगिक अनुसंधान होता है। और या इसको ऐसे कहें कि ये ऐतिहासिक अनुसंधान भी हम इसको कह सकते हैं। जो वर्णनात्मक शोध होता है उस शोध के विषय में हमें जानना है। ये एक प्रकार की शोध की पद्धति भी है और शोध मूल शोध भी है ये। तो वर्णनात्मक जो शोध होता है इस अनुसंधान में कहना चाहिए कि इसमें स्थिति का वर्णन किया जाता है अनुसंधान के द्वारा, और इसके अंतर्गत क्या है क्या था जैसे प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। और इस अनुसंधान कर में अनुसंधान करता का चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इसमें सर्वेक्षण और पर्याप्त व्याख्या के साथ साथ तथ्यों की खोज की जाती है। और वर्णनात्मक अनुसंधान के तीन रूप हैं, या यूं कहें कि तीन प्रकार से ये शोध किया जा सकता है। घटनोत्तर, जो घटना है उन घटनाओं को जान करके समझ करके शोध किया जा सकता है, और ये किसी घटना के संबंध में आयोजित किया जाता है तथा यह घटना एक स्वतंत्र चर से संबंधित होती है। इसको हम ऐतिहासिक ता से जोड़ सकते हैं। इसके अंतर्गत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहना चाहिए भूतकालीन और वर्तमानकालीन घटनाओं की चर्चा की जाती है। सामान्यतया हम अगर देखें तो किसी विषय के ऐतिहासिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना होता है। जैसे कि अगर आप लोगों ने एक नाम सुना हो, नवागढ़ तीर्थ, जो ललितपुर जिले में आता है, और चूंकि वह प्राग ऐतिहासिक काल के वहां पर साक्ष्य मिलते हैं। और उस नवागढ़ तीर्थ पर मुनि श्री अभय सागर महाराज और प्रतिष्ठा के बहुत बड़े जानकार, और जिन्होंने कई प्रतिष्ठा कही, प्रतिष्ठा पितामह की जिन्हें उपाधि थी, पंडित गुलाब चंद जी पुष्प, उनके सुपुत्र ब्रह्मचारी जय निशांत जी, इन्होंने इस क्षेत्र की खोज में अपना समय लगाया, वहाँ के इतिहास में समय लगाया। और उस पर अभी एक मध्य प्रदेश शिक्षण अकादमी से एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई, जो वहाँ के एक उपन्यास प्रकाशित हुआ। तो ये एक प्रकार का ऐतिहासिक शोध है जो अनुसंधान पर आधारित होता है, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होता है। वहाँ की ऐतिहासिक घटनाओं को संजोया गया, और इस पर हमारे विश्वविद्यालय से एकलव्य विश्वविद्यालय से एक हिंदी विभाग से अ, अर्चना जैन एक शोधार्थी हैं, और वह शोधार्थी पीएचडी कर रही हैं। चिन्मय जी, आवाज आप तक अच्छा रीशु, आप क्या आवाज पहुंच रही है?
जी भैया, पहुंच रही है। हाँ, चिन्मय जी को आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद। तो मैं एक जो बात बता रहा था ऐतिहासिक अनुसंधान की, चलो दोनों कान में लगा लिए हमने, अब शायद पहुंच जाए आवाज। तो जो ऐतिहासिक अनुसंधान है, वह ऐतिहासिक अनुसंधान इस तरीके से होता है और उस क्षेत्र से संबंधित घटनाओं के विषय में चर्चा की गई। और एक शोधार्थी हैं अर्चना जैन, बरायठा से हैं, और डॉक्टर अभिषेक जैन के अंडर में वो पीएचडी कर रही हैं नवागढ़ तीर्थ पर। और उसको हिंदी साहित्य से उसको ऐतिहासिक से कोरिलेशन करके पीएचडी कर रही है। एक ऐतिहासिक शोध है ये, और वहाँ के इतिहास के विषय में वो लिखेंगी, और काफी उनका काम भी हो चुका है। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं ऐतिहासिक शोध, तो ऐतिहासिक शोध में अगर आपके क्षेत्र के आसपास कोई ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं, जिनका इतिहास से संबंध है, उनका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम कार्य करें। और भारत सरकार भी अभी वर्तमान समय में कहना चाहिए पर्यटन के लिए बहुत बड़ा बढ़ावा दे रही है। तो उससे एक तो पर्यटन को भी लाभ होगा, देश की धरोहर जो है वो सबके सामने आएगी, उसका रहस्य का उद्घाटन होगा। दक्षिण भारत में ऐसे कई तीर्थ स्थान हैं, उन तीर्थ स्थानों पर भी शोध हो सकता है ऐतिहासिक दृष्टि से। कुछ प्लेस आपके जिले में प्लेस हो, तो वह आप देख सकते हैं। कई जंगलों में, जो जंगलों में दब गए हैं, तो उन पर भी ऐतिहासिक शोध वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम कर सकते हैं। तो ये ऐतिहासिक अनुसंधान है। अब देखते हैं ये, एक होता है विश्लेषणात्मक, जिसको हम कहें, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। वर्णनात्मक को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसके अंतर्गत जो होती हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जो घटनाओं पर आधारित होती है। एक होती है हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसको हम ऐतिहासिक अनुसंधान बोलते हैं। और एक होती है विश्लेषणात्मक, जिसको एनालिटिकल रिसर्च बोलते हैं, जो एनालिसिस पर आधारित होती है, और पहले से ही उपलब्ध तथ्यों एवं उनकी जानकारी का उपयोग उसमें किया जाता है। एक जैसे कि वर्णनात्मक जो शोध है, ये वर्णनात्मक शोध एक ऐसा शब्द है जिसका उद्देश्य विषय या समस्या के संबंध में वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करके उनके आधार पर एक विवरण प्रस्तुत करना होता है। सामाजिक जीवन से संबंधित कई पक्ष ऐसे होते हैं जिनके संबंध में हमको भूतकाल में कई गहन अध्ययन नहीं किए गए हैं। ऐसी दशा में यह आवश्यक हो जाता है ऐसी दशा में यह आवश्यक हो जाता है कि अ, जीवन सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न पक्षों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाए। कई पक्ष ऐसे पहलू होते हैं जिनके बारे में हम नहीं समझ पाते हैं, तथा वास्तविक तथ्य सूचना एकत्रित की जाए, उन्हें जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। मुख्य इस बात पर जोर दिया जाता है कि विषय से संबंधित एकत्रित किए गए तथ्य वास्तविक एवं विश्वसनीय हो, अन्यथा जो वर्णनात्मक शोध है। 2 सेकंड रुकिए, बात कर लूँ, क्लास में है। तो हम जो बात आप लोगों से कर रहे थे कि जो शोध है, वह जो ऐतिहासिक शोध है, ऐतिहासिक में वर्णनात्मक प्रकृति का जो शोध होता है, तो उसमें ऐसा हो कि वो वैज्ञानिक तथ्य उसमें हो, केवल ऐसा ना हो कि मात्र तुम्हारी बातें ही बातें रह जाएं, तो केवल बातों का जमा खर्च हो। तो ऐसा नहीं होता, तो विश्वसनीय डेटा हो। और वह वैज्ञानिक होने की वजह पर तो दार्शनिक हो जाएगा वो शेर। यदि हम किसी जाति समूह समुदाय के सामाजिक जीवन के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे लिए आवश्यक ये हो जाता है कि हम किसी वैज्ञानिक विधि को उसमें काम लें।
वास्तविक तथ्यों को हम एकत्रित करें और तथ्यों को प्राप्त करने हेतु अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली तथा अन्य किसी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। अगर शोध भी हमें करना है तो इसमें इन विधियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। साक्षात्कार विधि हो गई, अनुसूची पर विधि हो गई, प्रश्नावली पर विधि हो गई, तो इन विधियों का हम प्रयोग उसमें कर सकते हैं। और इनका विधियों के प्रयोग का उद्देश्य यहाँ सूचनाओं को एकत्रित करना होता है। अब वो बातें इसमें ध्यान रखने योग्य जो बातें होती हैं, वर्णनात्मक शोध लिखते समय, करते समय कुछ बातों का ध्यान हमें रखना होता है। तो उनमें से हम अगर देखें तो सबसे पहले आप शोध के विषय या उसकी समस्या का चुनाव सावधानी पूर्वक करें। उनसे संबंधित आवश्यक एवं निर्भर योग तथा एकत्रित किया जा सके। तात्पर्य यह कि समस्या का चुनाव ऐसा हो, विषय का चुनाव ऐसा हो जिससे संबंधित आप डेटा को कलेक्ट कर सकें। ये बात ध्यान रखनी होती है विषय का चयन करने के पूर्व। आप भी आप लोग भी शोधार्थी हैं, और जो जो लोग भी शोधार्थी हैं उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम विषय का चुनाव कैसे करें। तो विषय का चुनाव करने के लिए हमें सबसे पहले समस्या को देखना होगा कि आपके मस्तिष्क में किस आप पहले किस प्रकार का शोध करना चाहते हैं। पहले ये सोचें कि हमें किस प्रकार का शोध करना है। ऐतिहासिक करना है कि वर्णनात्मक करना है क्या, या एनालिसिस पे आधारित है, तर्क पर आधारित है, परिणामों पर आधारित है। पहले ये तय करें। फिर इसके बाद आपका जो जो रुचि हो उस रुचि को देखें। फिर अपने निर्देशक के सामने इस विषय को रखें कि हमें ये विषय का चुनाव करना है। तो फिर वो निर्देशक आपको बताएंगे कि आपका एरिया कितना होगा, फील्ड कितनी होगी, और क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपका रिसर्च एरिया क्या रहेगा। अब शोध कार्य को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि तथ्यों के संकलन के लिए पूरा विधियों का चुनाव भी पूर्ण सावधानी पूर्ण के हो। वर्णनात्मक शोध में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण बनाए रखने की अत्यंत आवश्यकता होती है। वस्तुनिष्ठ से तात्पर्य ये है कि इस पर किसी पक्ष का प्रभाव ना पड़े, पक्षपात ना हो, मिथ्या धारणाओं के प्रति झुकाव ना बन सके, कहीं वो प्रवेश ना कर जाए, वो संभावनाएं उसमें रहती हैं। और अपने अध्ययन विवरण को वस्तुनिष्ठता की कीमत पर रोचक बनाने के लोभ से शोधकर्ता को अपने आप से बचाना चाहिए। अब वर्णनात्मक शोध जो है ये कार्य काफी विस्तृत भी होता है, क्योंकि इसमें वर्णन डिस्क्रिप्टिव है ना। तो डिस्क्रिप्टिव को बहुत उसको वर्णित करना होता है, और उसे समय एवं व्यय में मितव्ययिता पूर्ण होना आवश्यक है। कि एक तो समय और व्यय दोनों में मितव्ययी हो। और ऐसे अध्ययन में समय एवं धन की काफी आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन अगर आप वर्णनात्मक शोध लिखना चाहते हैं, तो अगर आपका विषय कुछ ऐसा है जो कि वर्णनात्मक है, और आपका लिटरेचर से संबंधित, साहित्य से संबंधित अगर विषय आपका है, तो उसके लिए कहना चाहिए कि आप अच्छे पुस्तकालयों का उपयोग कर सकते हैं, अच्छे ग्रंथालयों का उपयोग कर सकते हैं। और सभी जितने शोधकर्ता है, सारे के सारे शोधकर्ता क्या करें कि वर्णनात्मक शोध अगर आपको लिखना है, जो भी शोधकर्ता वर्णनात्मक प्रकार का शोध लिखते हैं, लिख रहे हैं, तो उनके लिए मेरा परामर्श है कि आप संबंधित विषय या संबंधित समस्या से साहित्य जो है उस साहित्य को कलेक्ट करना प्रारंभ करें। क्योंकि आप अगर उस साहित्य को कलेक्ट नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, तो आपके पास, क्योंकि साक्ष्य आपके पास होना चाहिए, आपके एविडेंस अधिक होना चाहिए। वर्णनात्मक शोध में सबसे बड़ी विशेषता ये गुणवत्ता का ध्यान रखना होता है जिसमें एविडेंस हो, कपोल कल्पित ना हो। शोध शोध में कपोल कल्पनाएं नहीं चलती। तो ये मुख्य है। इसके बाद में क्या करते हैं, ये जो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि अ, विषय और समस्या पर विस्तार पूर्वक इसमें प्रकाश डाला जाता है। किसी विषय से संबंधित कोई अगर अध्ययन पूर्व में नहीं किया गया है, तो उसके अध्ययन के लिए वर्णनात्मक शोध सबसे उपयुक्त माना जाता है। और इस प्रकार के अध्ययन में समानता, किसी प्रकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता है। और वर्णनात्मक शोध के विभिन्न चरण वैज्ञानिक विधि के चरणों के समान ही होते हैं।
इसमें विषय का सावधानी पूर्वक चुनाव, उचित प्रविधियों का प्रयोग, निदर्शन प्रणाली का प्रयोग, निदर्शन प्रणाली द्वारा उत्तरदाताओं का चयन, वास्तविक तथ्यों का संकलन, पक्षपात रहितता आदि विशेष इसके गुण हैं। तो इनका हमें विशेष ध्यान रखना होता है। और इसमें मुख्य रूप से वर्णनात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता की भूमिका एक भविष्यवक्ता के रूप में ना होकर एक वैज्ञानिक अर्थात निष्पक्ष अवलोकनकर्ता के रूप में होती है। और इसमें मुख्य रूप से क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है वर्णनात्मक शोध का। एक तो अगर हम सामाजिक अनुसंधान कर रहे हैं, सामाजिक प्रकृति का अनुसंधान कर रहे हैं, हाँ, आपको वर्णनात्मक शोध में सबसे पहले आपको प्रकृति भी तय करना होगी कि आप सोशल रिसर्च कर रहे हैं, अथवा आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, अथवा आप पॉलिटिकल रिसर्च कर रहे हैं, कल्चर से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले आप अपने उस प्रकृति को तय कर लें कि आप किस प्रकृति का, किस गुणवत्ता से शोध करना चाह रहे हैं, और किस प्रकार का शोध। क्योंकि यह जो ज्ञान है ये गुणात्मक संख्यात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। इसमें मुख्य रूप से किसी समूह, राजनीतिक दल अथवा किसी परिस्थिति जैसे हड़ताल या चुनाव आदि का शुद्ध वर्णन करते हैं तो क्रमवार विस्तृत ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर आप किसी चुनाव की स्थिति की बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, और उस समय पर किसी पॉलिटिशियन पर आप शोध कर रहे हैं, तो उसके लिए ज्ञान गुणात्मक संख्यात्मक दोनों प्रकार का होगा। किसी चुनाव के उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल, किसी जाति के थे, तो उसमें संख्यात्मक ज्ञान पर आधारित होता है। यह समानता किसी चर की आवृत्ति होती है, और चर की आकृति निश्चित करना होती है। इस प्रकार से ये वर्णनात्मक शोध है। वर्णनात्मक शोध हुआ जो घटनाओं पर आधारित होता है, इतिहास पर, विश्लेषण पर। आप लोग बताइए कि वर्णनात्मक शोध किस प्रकृति का होता है। मैंने जो आपको बताया है इसके विषय में बताएं कि वर्णनात्मक शोध में क्या क्या ध्यान रखना होगा, किस प्रकार का होगा। बताइए। आप लोगों को वर्णनात्मक सोच समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया, आया समझ में। समझ में आ गया? ठीक हाँ है। हाँ, आ अब गया। हम अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सह संबंध अनुसंधान है, इसको को रिलेशनल रिसर्च कहते हैं। को रिलेशनल से तात्पर्य ये होता है कि इंटर रिलेशन जिसमें होता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वह उस प्रकार का, उस प्रकृति का शोध होता है। और इसको कहना चाहिए कि दो पक्षों के बीच इसका संबंधों का ज्ञान होता है। इसमें इसमें इसको हम हिंदी में बोलते हैं सह संबंधा सह संबंध शोध, इसको बोलते हैं सह संबंध शोध। तो सह संबंध शोध में अधिकांश ये होता है कि एक प्रकार की सांख्यिकीय गणनाएं इसमें रहती हैं। जो सांख्यिकीय गणनाएं होती हैं, मुख्य रूप से उन सांख्यिकीय गणनाओं को देखा जाता है। सांख्यिकीय गणनाओं से तात्पर्य ये होता है कि जिसमें इस अनुसंधान के अंतर्गत किसी स्थिति के दो पक्षों के बीच संबंधों का ज्ञान किया जाता है। एक निश्चित परिस्थितियां होती हैं, प्रमुख उसके कारक होते हैं, और एक प्रकार से कहना चाहिए कि सांख्यिकीय प्रायिकता के संदर्भ में सह संबंध कोरिलेशन का दो सांख्यिकीय चरों के बीच संबंध का माप होता है, जहां दो संबंधों के बीच की बात की जाए। यदि एक श्रेणी के चर मूल्य में परिवर्तन होने पर दूसरी श्रेणी के चर मूल्य में भी परिवर्तन होता है, ये दोनों समंक श्रेणियां सहसंबंधित कही जाती हैं। अब सहसंबंध से तात्पर्य क्या है, ये भी बात हम समझ लें कि सहसंबंध से तात्पर्य ये होता है जिसका अर्थ है पारस्परिक संबंध। सहसंबंध इस बात का सूचक होता है कि जो दो विशेषताओं के बीच कितना अंतः संबंध है, कितना वह जुड़ाव है, और जैसे जैसे
व्यक्ति की दो विषय की विशेषताओं का परीक्षण द्वारा मापन करना और प्रत्येक व्यक्ति के दोनों विषयों के अलग अलग प्राप्तांकों को तालिका में जोड़ा जाए। कुल मिला के गणितीय है। सांख्यिकीय शोध जो होता है वह है। एक कहना चाहिए एक वैज्ञानिक हुए हैं और एक राइटर हुए हैं, गिलेफोर्ड। तो उन्होंने कहा है कि सहसंबंध गुणांक वह अकेली संख्या है जो यह बताती है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से सहसंबंधित हैं तथा एक के परिवर्तन दूसरे के परिवर्तनों को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं। ये सहसंबंध की परिभाषा गिलेफोर्ड ने दी है। एक श्रीवास्तव जी हैं, डॉक्टर D.N. श्रीवास्तव। वो बताते हैं कि जब दो चरों राशियां इस प्रकार संबंधित हों कि एक चर राशि के बढ़ने से दूसरी चर राशि बढ़े या घटे, इसके विपरीत हो, उन दोनों चरों में सहसंबंध पाया जाता है। कुल मिलाकर के जो सहसंबंध की बात की है, ये सहसंबंध कितने प्रकार का हो सकता है। एक तो धनात्मक सहसंबंध, दूसरा ऋणात्मक सहसंबंध, और तीसरा होता है शून्य सहसंबंध। तो धनात्मक जो सहसंबंध है, तो उस सहसंबंध में जब किसी वस्तु, समूह या घटना के किसी एक चर के मान में वृद्धि होने से दूसरे सहचर के मान में वृद्धि होती है, अथवा उसके मान में कमी होने पर दूसरे सहचर के मान में कमी होती है, तो मान दोनों चरों के बीच पाए जाए तो इस अनुरूप सहसंबंध को धनात्मक संबंध कहते हैं। जैसे देखें, किसी गैस का समान दाब पर तापक्रम बढ़ने से उसका आयतन बढ़ना अथवा तापक्रम कम होने से उसका आयतन कम होना। गैस के दो चरों तापक्रम और आयतन के बीच धनात्मक संबंध। ऋणात्मक संबंध की हम बात करें, ऋणात्मक सहसंबंध, जब किसी वस्तु, समूह, घटना या किसी एक चर के मान में वृद्धि होने से दूसरे सहचर मान में कमी आती है, अथवा उसके मान में कमी होने से दूसरे सहचर के मान में वृद्धि होती है, तो इन दोनों चरों के बीच पाए जाने वाले प्रतिकूल संबंध को ऋणात्मक संबंध कहते हैं। जैसे किसी गैस का समान तापक्रम पर दाब बढ़ने से उसका आयतन कम हो जाए। यहाँ दाब बढ़ रहा है, आयतन कम हो रहा है, और यहाँ दाब कम होने से आयतन का बढ़ना। गैस के दोनों चरों दाब और आयतन के बीच ऋणात्मक सहसंबंध है। और शून्य सहसंबंध क्या होता है? जब किसी वस्तु, समूह या घटना के किसी एक चर में परिवर्तन होने से दूसरे सहचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों के चरों के बीच के संबंध को या संबंधों को शून्य सहसंबंध कहते हैं। कोई मतलब नहीं है, शून्य है, या नैराश्य कहेंगे उसको हम, कि निराश हो गया। और या यूं कहे, उसे संसार, जैसे साधु लोग होते हैं ना, जो श्रमण लोग, तो उनको संसार से लेना देना नहीं होता, हमारे कोई लेना देना नहीं है। तो जो नैराश्य की भावना है वहां पर, वह शून्य सहसंबंध है, उनका कोई जुड़ाव नहीं, कोई उसका कोई उन्हें लेना देना नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये सहसंबंधात्मक अनुसंधान होते हैं जो, तो उनको हम को रिलेशनल रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम व्याख्यात्मक अनुसंधान की। तो व्याख्या से आप क्या समझते हैं कि व्याख्या क्या होती है? ये जो हम आपको समझा रहे हैं, ये व्याख्यात्मक शोध ही तो है, जो हम आपको बता पा रहे हैं। हम आपको एक व्याख्यान दे रहे हैं, जी भैया। लेक्चर पद्धति जिसको हम बोलते हैं, ये व्याख्यात्मक अनुसंधान कहलाता है। और व्याख्यात्मक जो अनुसंधान होता है, इस प्रकार के अनुसंधान के अंतर्गत किसी घटना के दो पक्षों के बीच क्यों, कैसे आदि प्रश्नों के उत्तर देने की चेष्टा की जाती है। और व्याख्यात्मक अनुसंधान एक समस्या के लिए आयोजित किया जाता है जिस पर पहले अच्छी तरह से शोध नहीं किया गया था, प्राथमिकताओं की मांग करता है, परिचालन परिभाषाएं उत्पन्न करता है, एक बेहतर शोध मॉडल प्रदान करता है। ये वास्तव में एक प्रकार का अनुसंधान रेखा चित्र है
जो आपके अध्ययन के पहलुओं को विस्तृत तरीके से समझाने पर केंद्रित है। शोधकर्ता इस अनुसंधान के अंतर्गत विचार के साथ शुरू करता है और अनुसंधान को एक उपकरण के रूप में उपयोग करता है। आने वाले भविष्य में उन विषयों पर ले जा सकता है, उन्हें निपटाया जा सकता है। और विवरण प्रदान करने के लिए जहां शोधकर्ता दिमाग में एक निश्चित उत्पाद के लिए थोड़ी मात्रा में जानकारी उसके मौजूद है। अपना शोध शुरू करने के लिए आपको अपने शोध विचार को अपने प्रोफेसर या निर्देशक की मीटिंग में वह पेश करने के लिए शोध की रूपरेखा, एक भाषण की रूपरेखा तैयार कर लेता है कि हमें ये बोलना है। तो ये समस्या को खोजने में हमारी मदद करता है और गहराई तक अध्ययन, क्योंकि जिसका गहराई से अध्ययन नहीं किया गया था और इसका उपयोग हमें कुछ निर्णायक सबूत देने के लिए नहीं किया जा सकता। तो व्याख्यात्मक जो अनुसंधान है, इसमें कहना चाहिए कि इसका उद्देश्य शोध प्रश्नों के अंतिम और निर्णायक उत्तर प्रदान करना नहीं होता। व्याख्यान का मतलब ये नहीं कि हम अंतिम निर्णय तक पहुंच जाएं। हम आपको व्याख्यान दे रहे हैं अभी इस रिसर्च पर, तो जरूरी नहीं है कि हम आपको एक ही दिन में सारा का सारा शोध पढ़ा दें, सारा के सारा रिसर्च का पेपर ले लें, तो नहीं हो सकता। व्याख्यान धीरे धीरे क्रमिक बढ़ता है, उसमें क्रमिकता रहती है और अलग अलग गहराई के साथ उसे पता लगाया जाता है शोध के विषय को। अन्वेषी शोध वह परीक्षा है जो यह देखा गया, वह परीक्षा जो विभिन्न पूछताछ के लिए आकार आधार देती है। तो इस प्रकार से ये शोध है। इसके उद्देश्य क्या होता है? धीरे धीरे इसमें समझ बढ़ती चली जाती है। व्याख्यान अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है, इसमें मुख्य रूप से वो समझ बढ़ाता है शोधार्थियों के अंदर। सूत्रों का इसमें लचीलापन होता है। व्याख्यान में क्या किया जाता है, बहुत अच्छे से समझाया जाता है कि भाई देखो ऐसा है, ये इस प्रकार का शोध है। जिस प्रकार से कोई लेक्चरर आपको समझाता है, तो वो एक लेक्चर पद्धति ही है, एक प्रकार का व्याख्यात्मक शोध। और ये इसमें जैसे आप समझाते हैं, हम्म तो एक प्रकार की, जैसे आप समझाते हैं। हाँ, ये लेक्चर पद्धति ही है। तो लेक्चर पद्धति में जो ये बात कही कि सूत्रों में लचीलापन, उसका कहना चाहिए रिलेशन जो होता है अपने शोध विषय से और पाठक के बीच में एक सेतु का काम करता है व्याख्यात्मक शोध। कि एक प्रकार की व्याख्याओं पे व्याख्या देता चला जाता है, सूत्र से सूत्र जो जुड़ते चले जाते हैं। यही तो व्याख्यात्मक पद्धति है। जो एक सूत्र से, जैसे आप पढ़ते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम या सा आश्रवा स्वभा पुण्य सा अशुभा पाप से, एक सूत्र दूसरे सूत्र से जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ में हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे तन्नी सर्गाद अधिगमाद्वा, वह सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, एक निसर्गज और एक अधिगमज। ये सूत्रात्मक ही तो है जो व्याख्यात्मक पद्धति, व्याख्यात्मक शोध को बताता है। तो आप उन सूत्रात्मक पद्धति का प्रयोग करें, एक स्रोत है ये, सूत्रों में लचीलापन होता है और इसके अंतर्गत विषय की विस्तृत और संतुलित समझ देने के लिए निष्पक्ष जो विचार होते हैं, उन निष्पक्ष विचारों वाले स्रोतों का दायरा चुनने पर ध्यान दिया जाता है। एक बेहतर निष्कर्ष तक पहुंचा देता है ये। मतलब एक स्तर का जो निष्कर्ष का एक स्तर होता है व्याख्यात्मक शोध पद्धति का, एक विशेष रूप से एक अच्छे निष्कर्ष तक अपन पहुंच सकते हैं शोध के माध्यम से। कि इसमें व्याख्यान तो दिया, लेकिन व्याख्यान का सारांश, निष्कर्ष भी उसमें निकल आता है। जैसे हमने कोई शोध किया किसी आचार्य पर, किसी मुनि पर, किसी लेखक पर, तो हमने देखा कि उसके वैशिष्ट पर लिखना है हमें, रचना धर्मिता पर हमें लिखना है। एक अभी हमने एक रत्नत्रय वर्णनी टीका पर एक बहुत अच्छा उस पर एक शोध पत्र तैयार किया था। तो उस शोध पत्र की लिंक को मैं आपको दे दूंगा, तो आपको उससे ये समझ में आ जाएगा कि शोध पत्र कैसे तैयार करते हैं, कैसे व्याख्यान उस पर दिया जा सकता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि शोध के दृष्टिकोणों को निर्देशित करने में एक एक्स रिसर्च बहुत फायदेमंद हो सकता है और विषय की एक महान समझ इसमें प्राप्त हो जाती है। और महान समझ के साथ साथ में इसमें क्या रहता है कि इसका गुणात्मकता बहुत अधिक होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं विशेषज्ञ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं। व्याख्यात्मक अनुसंधान की चुनौतियां हैं।
जैसे पूर्वाग्रह की जानकारी, एक्सेप्ट रिसर्च इस प्रकार की जानकारी व्याख्या उत्पन्न करता है। कभी कभी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है, जातिवाद, धर्मवाद, वर्णवाद, रंगवाद आदि से भी ग्रसित हो सकता है व्याख्यान। इसके कई बार मॉडल अच्छे नहीं आए सामने। लेकिन अब इसके बाद जो व्याख्यात्मक शोध है उसके प्रकार हम देखें, एक तो साहित्यिक अनुसंधान होता है, जिसमें व्याख्यान में हम साहित्यिक अनुसंधान करते हैं। और दूसरा जो होता है, एक समस्या का गहन अध्ययन कर सकते हैं इसके माध्यम से, और केस स्टडी भी इससे हम कर सकते हैं। साहित्यिक अनुसंधान में क्या होता है कि लिटरेट जो होता है, लिटरेचर होता है, लिटरेचर को व्याख्यात्मक तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। तो उस व्याख्यात्मक तरीके से प्रस्तुत करना जो है वह मुख्य रूप से साहित्यिक शोध है। और साहित्यिक शोध जो होता है वह साहित्यिक शोध अगर हम देखें तो जो भी ग्रंथ है, संस्कृत है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, और इसके अतिरिक्त आपकी लिपियां हो गई, ब्राह्मी लिपि, अशोका लिपि, खरोष्टी लिपि, तो ये जो लिपियां हैं इन पर भी आप, ये साहित्यिक शोध है। इसके अलावा किसी ने अवधी भाषा पर काम किया, किसी ने बुंदेली पर, किसी ने बघेली पर, तो उन साहित्य से संबंधित, जैसे देखिए मैं आपको बताऊं, एक भड्री नाम के कवि हुए, उन्होंने भारत के मौसम विज्ञान पर काम किया। और उन्होंने, जैसे आप ये कहावत सुनते हैं कि माता न परसे भरे न पेट, और मघा न बरसे भरे न खेत, ये कहाँ की कहावत है मालूम है आप लोगों को? शिवनारायण नहीं जी, पता। ये कहावत आप सुनते रहते हैं ना, भाई बबीता जी, प्रीति हैं, लाभांशी हैं, तो आप लोग सुनते हैं ना कि नहीं ये भैया। कहावत सुनी कभी कि माता नहीं। माता न परसे भरे न पेट, मघा न बरसे भरे न खेत। तो ये कहावत भड्री की कहावत है। मघा नाम का एक नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र में बरसात अगर होती है तो सारे खेत खलियान सब भर जाते हैं, इतनी वर्षा होती है। और माँ अगर भोजन ना कराए अपने हाथ से या ना परसे तो संतान का पेट नहीं भर पाता। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने तुलना की है वहाँ कविराज ने, कि माता के भोजन कराने पर उदर की पूर्ति और संतुष्टि का भाव होता है। वैसे ही मघा नक्षत्र में अगर जल बरसता है, बरसात होती मतलब निश्चित है मघा में जल बरसेगा बरसेगा बरसेगा। व्रतों के समय पर, दस लक्षण के समय पर जो समय होता है, उस समय सूर्य मघा नक्षत्र पर होता है। जब सूर्य मघा नक्षत्र पर विचरण करता है तब निश्चित ही बरसात होती है। तो इस प्रकार से ये साहित्यिक लिटरेट खोज है। ये व्याख्यात्मक के अंतर्गत पहुंचा जा सकता है इसके लिए, और इसको शोध करने के कई उद्देश्य हैं इसके। अब इसके बाद हम समझते हैं, ये तो हो गई व्याख्यात्मक शोध पद्धति। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जिसको बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जो एक्सप्लेन करता है उसको। अब इसके बाद समन्वयसी, जिसको हम बोलते हैं ये एक्सप्लोरेटरी, ये एक्सप्लो करता है, वो एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन और एक्सप्लो में अंतर है। ये समन्वयसी शोध है। समन्वयसी शोध क्या होता है कि समन्वयसी शोध में कहते हैं कि लघु रूप, इसको अनुसंधान, मुख्य अनुसंधान का लघु रूप कहा जा सकता है। समन्वय, इसको अन्वेषणात्मक शोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्वेषणात्मक शोध भी कहते हैं। तो समन्वयसी शोध जो होता है, इसको लघु रूप कहा जाता है। सामान्यतया अनुसंधान के प्रारंभ में किया जाता है, और इसके द्वारा किसी घटना के दो या दो से अधिक पहलुओं के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए प्रयास किया जाता है। समस्याओं को स्पष्ट किया जाता है, पृष्ठभूमि की जानकारी इससे प्राप्त की जाती है। इसको समन्वयसी, एक समावेशी शोध होता है। तो समावेशी शोध, समावेशी शिक्षा होती है। समावेशी शिक्षा अलग होती है और समन्वयसी शोध अलग होता है। तो समन्वयसी जो शोध है, उस समन्वयसी शोध को अगर हम देखें तो समन्वयसी शोध में कहना चाहिए कि एक प्रकार की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है समन्वयसी शोध में। अब बात आती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये जो वर्णन चल रहा है ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, अर्थात उद्देश्य के आधार पर रिसर्च।
जो होती है वो वर्णन चल रहा है। तो जो प्रायोगिक रिसर्च है, तो प्रायोगिक अनुसंधान जिसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल में क्या करते हैं, आपको समझ शब्द से समझ में आ रहा है कि प्रायोगिक जो रिसर्च होती है, प्रायोगिक रिसर्च समस्या के कारण, प्रभाव और संबंधों को उजागर करता है। प्रयोग से ही मानता है ये रिसर्च, ये सामान्य कहने पर नहीं मानेगा। वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि हमें तो प्रयोग करके बताओ। अब हम आपको बताएं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में। लिटरेचर में एक बहुत अच्छा वर्णन आता है, ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी अगर हम कहें तो उसमें एक वर्णन आता है कि जब वर्षा के ऊपर, अगर वृष्टि विज्ञान के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल करते होते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने के लिए हमारे लिए क्या करना होता है कि उसका पहले हमें आधार जमाना होता है। एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में जो पुराना कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। चंद्र नक्षत्र होते हैं और सूर्य नक्षत्र होते हैं, ऐसा ग्रंथों में उन संज्ञाएं दी गई हैं उन ग्रंथों की। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, उस रिसर्च के अंतर्गत अगर हम समझेंगे तो उसमें बताया गया है कि जब चंद्र नक्षत्र में सूर्य प्रवेश करे या सूर्य नक्षत्र में चंद्र प्रवेश करे, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव शीतल है और सूर्य का स्वभाव गर्म है। ये जो प्रकृति में वर्णन किया गया है ज्योतिष ग्रंथों में अथवा वृष्टि विज्ञान के ग्रंथों में, और हमारे भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में ये वर्णन मिलता है। तो जो एक्सपेरिमेंट किया वैज्ञानिकों ने, तो वास्तविकता में उन्होंने पाया, और उस समय ऐसी बरसात के समय में, वर्षा काल में ऐसी स्थिति बनती है कि जो चंद्र नक्षत्र है, उन चंद्र नक्षत्रों में जब सूर्य का गमन होता है तब वृष्टि होती है। और जब सूर्य के नक्षत्रों में चंद्रमा का विचरण होता है, तो उस समय ओस है, शीतलता है, शीतलहर है या ओले हैं आदि का इस पे बहुत बड़ा विज्ञान दिया है। तो इस पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और उन लोगों ने पाया भी कि जो मेघ का गर्भ होता है, वो मेघ का गर्भ धारण कब होता है। तो ये एक प्रायोगिक रिसर्च है। ऐसे कई रिसर्च, जैसे कि घंटानाद पर भी एक रिसर्च आप कर सकते हैं, उनकी ध्वनियों पर। तो हमारे एक डॉक्टर सूर्यनारायण जी गौतम जी हैं, जो संस्कृत विभाग में हैं, और उन्होंने घंटानाद पर बहुत अच्छी रिसर्च की। उन ध्वनियों पर आपने चीनी जो लोग होते हैं, वो अलग अलग प्रकार की ध्वनियां बजाते हैं, अलग अलग घंटियों में से अलग अलग प्रकार की ध्वनियां आती हैं। तो डॉक्टर गौतम जी ने क्या किया, वेद मंत्रों की ध्वनियों को और घंटे की ध्वनियों को, दोनों के संघर्ष के माध्यम से बहुत सारी ध्वनियों को उस पर रिसर्च की, और उन्होंने पाया वास्तविकता में कि इससे व्यक्ति का स्ट्रेस जो हो जाता है वो कम हो जाता है। व्यक्ति कितने भी टेंशन में हो, कितने भी कहना चाहिए कि स्ट्रेस में हो, या फिर कुंठित हो गया हो, या बुद्धि भी मंद हो रही हो, तो उस घंटानाद के माध्यम से, वेद ध्वनियों के, मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से जो ध्वनियां निकलती हैं, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, संचरण होता है। तो उसके माध्यम से ये प्रायोगिक रिसर्च है, ये इसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं, प्रायोगिक शोध है ये। तो ऐसी कई चीजें हैं, जैसे कि मुनि प्रणम्य सागर जी अभी अरहम योग पर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। और बाबा रामदेव जो प्राणायाम पे काम करते रहते, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही तो है। वो जो व्यक्तिगत प्रायोगिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में हमें उपयोगी हो, तो ये एक प्रकार की प्रायोगिक रिसर्च है। इसका एक प्रकार का प्रायोगिक अनुसंधान है, प्रायोगिक शोध है। इस प्रकार से हमने आज जाना कि एक तो उद्देश्यों के आधार पर जो रिसर्च होती है वो वर्णनात्मक रिसर्च होती है,
वर्णनात्मक में 3 है, घटनोत्तर, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक। और उसके साथ साथ हमने दूसरी रिसर्च यानी सहसंबंध अनुसंधान, जिसको हम बोलते हैं कोरिलेशन रिलेशनल रिसर्च, व्याख्यात्मक अनुसंधान एक्सप्लेनेटरी प्लेनेटरी रिसर्च, और समन्वयी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इस प्रकार से हमने ये चीजें जानी। तो आज हमने उद्देश्यों के आधार पर रिसर्च जानी। अगली कक्षा में हम जानेंगे कि जांच के आधार पर रिसर्च कौन सी होती है और अवधारणा के आधार पर रिसर्च कौन कौन सी होती है। ये बात हमें जानना है और समझना है। तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक इस चीज को जाना, समझा, और आप इसको